स्ट्रेटजी जो पीडब्ल्यू ने ही हम लोगों को सिखाया, कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस है, कौन कौन सी मेजर सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तो मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन जर्नी में पूरा थ्योरी पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला से ही किया है। मैं जो भी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता था उसके लिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम और ये सब को तो डिलीट कर रखा था। और अभी मेरा ईयर 37 आया है, तो मुझे लगता है वो पूरा क्रेडिट एवरीडे टेस्ट प्रैक्टिस की वजह से आया है। तब तो बहुत डिप्रेशन हो रही थी कि अब कैसे निकालूं, सिर्फ इतने मार्क्स के लिए रह गई। मुझे लगता है कि सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बार बार क्यों पढ़ना है, पर ये बहुत बड़ी गलती है। और अगर आप हार्डवर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं, ज़रूर आपको आपका ड्रीम्स मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के इस खूबसूरत से चैनल पे। तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज है हमारे साथ नॉर्सेट के टॉपर्स। तो चलो उनसे ही जानते हैं उनकी जर्नी और कैसा रहा उनका स्ट्रगल। तो स्वागत है, वेलकम है सभी का। तो कैसा लग रहा है आपको? हमारे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए और इतनी अच्छी रैंक लेके आए। तो आप लोगों की क्या फीलिंग है जब आपका रिजल्ट आया? कैसा लगा आप लोगों को? मैम सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोगों ने ये ऑफिस देखा और सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। सारे टीचर्स से लाइव पहले वीडियो में देखते थे और पहली बार हम लोगों ने सामने से नहीं देखा। बहुत अच्छा लग रहा। फर्स्ट टाइम मैं इतना दूर इतना जर्नी करके आई हूँ। थोड़ा टायरिंग है, बट लग रहा है कि ये वर्थ इट है। इतने दिन जो मेहनत किया था, फिर सक्सेस मिला, और जिन लोगों की वजह से मुझे ये सक्सेस मिला है, उन लोगों से मिलने का मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। तो फीलिंग वेरी हैप्पी। अच्छा, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी जो रही, क्या स्ट्रगल रहा? क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे एक आपकी जो होती है स्ट्रगल स्टोरी रहती है, तो आपका स्ट्रगल कैसा रहा? तो मेरी जर्नी नॉर्सेट की स्टार्ट हुई थी जनवरी 2025 से। तो तभी मैंने पास आउट होने के बाद से ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम नॉर्सेट 9 दिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, इसलिए नॉर्सेट 8 नहीं दे पाई। तो नॉर्सेट 9 में 1.7 मार्क्स के लिए प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया। तब तो बहुत डिप्रेशन हो रही थी कि अब कैसे निकालूं, सिर्फ इतने मार्क्स के लिए रह गई। फिर 2-3 दिन तो मैं सोचती ही रही और बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी कि कैसे इसको निकालूं, कैसे अच्छी रैंक लाऊं। फिर 2-3 दिन के बाद स्ट्रेटजी जो पीडब्ल्यू ने ही हम लोगों को सिखाया, कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस है, कौन कौन सी मेजर सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, वहीं से मैंने पढ़ा। यूट्यूब भी बहुत हेल्पफुल था, यूट्यूब से भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया। वहीं से इस टाइम नॉर्सेट 379 रैंक आई। तो जैसे आप देख सकते हो कि डिमोटिवेशन हर किसी की लाइफ में होता है और स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में देखने को मिलता है। लाइक फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं होप तो खोई दी होगी कि शायद नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो कौन था उस टाइम पे जिसने आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस पॉइंट पे? मेरी माँ ने तो ऑल टाइम मुझे सपोर्ट किया कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकल के फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरी माँ नहीं रहती तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाती। उनके ही सपोर्ट के वजह से यहाँ मैं आ पाई हूँ। मिडिल में मैं एक कुछ फैमिली प्रेशर के लिए एक जॉब भी मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के पोस्ट में। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उतना, क्योंकि मेरा जो ड्रीम जॉब है उससे मैं कहीं कहीं दूर चली जा रही थी। तो एक दिन मैंने सोच लिया कि अब तो रिज़ाइन देना है। 4 मंथ्स करने के बाद स्टेट रिज़ाइन दे के आ गई और फिर से चालू किया 3 वीक्स पहले नॉर्सेट 10 के। फिर रिवीजन एंड रिवीजन, अब सक्सेस। चलो नेक्स्ट आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, या आप भी जब स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट डीएम करते हैं कि मैम एक ही बुक पढ़े या कौन सा सिलेबस फॉलो करे, मैम कौन सी बुक पढ़े, क्या बुक पढ़े। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो कि एक बुक इनफ है, या मतलब आप एक ही रास्ते पे चलते हो तो ठीक है, या फिर मल्टीपल रास्ते? मतलब आपने क्या किया था, एक ही चीज़ या एक ही पे आप स्टक थे या बहुत सारी चीज़ें पढ़ी?
मेरा स्ट्रैटेजी था, पहली बार मुझे नर्सिंग वाला के बारे में पता चला इंस्टाग्राम पोस्ट से। तो मैंने जब देखा पीडब्ल्यू अलग सर का नर्सिंग वाला भी है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई और मैंने बस एनरोल कर लिया। उसके बाद मुझे थ्योरीज जब क्लासेस देखती थी, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो मुझे कॉलेज में नहीं था। तो मेरा नॉलेज बेस बहुत डेवलप हो रहा था। तो मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन जर्नी में पूरा थ्योरी पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला से ही किया है। एमसीक्यू मैंने मल्टीपल सोर्सेस से किया है। तो मैं सबको वही सजेस्ट करूँगी कि थ्योरी के लिए सिंगल सोर्स से यूज़ करें, और एमसीक्यू आप जहाँ से भी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। हाँ, वही देखो, ये वही स्टूडेंट है जो आपके साथ थे, मतलब इनका भी वही कंफ्यूजन रहता था। ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट का यही रहता है कि हम क्या करें, क्या सिलेबस पढ़े, क्या मल्टीपल चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह पे फोकस करो, तो एक जगह ज़रूर आपको सक्सेस दिलवाएगी। ठीक है, तो आपका बेटा जब आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया होगा, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि गिव अप कर दूं, नहीं हो रहा अब, या बहुत सारे लोग उस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, या कोई दोस्त ऐसा होगा, चलना यार घूमने चलते हैं, क्या है 1 घंटे ही की बात तो है, या अभी लगा होगा यार चलो शादी में चली जाती हूँ। तो उस डिस्ट्रैक्शन से आपने कैसे खुद को कवर किया, या क्या चीजें थी, या कैसा क्या आपने देखा? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपने उस डिस्ट्रैक्शन में इतनी अच्छी रैंक लेके आए, तो आप क्या एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हैं? मैं जो भी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता था, उसके लिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम और ये सब को तो डिलीट कर रखा था, क्योंकि अक्सर हम लोग थोड़ा भी टाइम देते हैं तो इंस्टाग्राम को उसमें डिलीट कर दो। क्योंकि अगर जो हम उसमें 5-10 मिनट के लिए भी देते थे टाइम, तो घंटे कब चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। यस, और यूट्यूब मेरे पास था, जिसके मतलब उससे मैं एमसीक्यू वीडियोस देखती थी, इसलिए मैंने बस यूट्यूब को रखा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। और मेरे जो दोस्त थे वो सब सपोर्टिव थे, वो सब भी तैयारी कर रहे थे, बस कहीं ना कहीं तो ये किसी का लकी है इसके दोस्त सपोर्टिव है। वो सब भी तैयारी कर रहे थे, बट थोड़े बहुत रैंक की वजह से मेरे 5 दोस्तों ने क्वालिफाई किया था। ओके, बट मेंस में अभी किसी का है कि हो सकता है रैंक थोड़ी कम है, चांसेस हैं, और किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, बट नेक्स्ट टाइम तो उनका हो ही जाएगा। और अच्छा, तो लास्ट जो आपके जैसे मैराथन चलती हैं, वन शॉट वीडियोस चलती हैं, उन्होंने आपको हेल्प किया? यस मैम, मैराथन वीडियोस जो लास्ट टाइम के होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मैच किए थे। मैंने भी लिया था, और मैंने नॉन नर्सिंग के मतलब मैराथन्स मेरे स्किप हो गए थे रिवीजन की वजह से और सब कुछ, बट मुझे लास्ट टाइम रियलाइज़ हो रहा था कि जो वो सब किया होता तो मेरे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए होते। बाकी मैंने मेंस के तो सारे मैराथन देखे थे। ओके, तो मैराथन्स वन शॉट आपको बहुत हेल्प करते यस हैं। मैम। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लाइक जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब भी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे दिमाग में चलती हैं, तो हम स्टडी करते जाते हैं, तो ये बहुत कंपल्सरी है कि खुद को एनालाइज भी करना चाहिए, खुद को इवैल्यूएट भी करना चाहिए। आप करते थे खुद को इवैल्यूएट? हाँ, एवरीडे टेस्ट देना चाहिए। आप अगर टेस्ट नहीं देते हो और टेस्ट में क्या-क्या गलती कर रहे हो उसको एनालिसिस नहीं करते हो, उसको नोट नहीं कर रखते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जो आप हर दिन एक तो टेस्ट देना चाहिए, और क्या-क्या गलती हो रही है, कौन-कौन सी टॉपिक से बार-बार गलती हो रही है, उसको नोट करके एक अलग कॉपी में लिख रखना चाहिए, और जो एवरीडे 5 टू 10 मिनट्स के लिए भी एक बार देख लेना चाहिए, जिससे वो वाला टॉपिक या वो वाला कॉन्सेप्ट आप भूल नहीं जाओगे कभी, दिमाग में हमेशा रह जाएगा। दिमाग में वही खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्टार्ट करते तो हमें लाइक आप एमसीक्यू करते होगे, क्योंकि जब हम यूट्यूब में करते हैं तो सर के साथ या मैम के साथ, तो मैम ने ठीक करवा दिया, मैम की हेल्प से आपने कर लिया, तो बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक ही है, बट खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता चले कि आप किस पोजीशन में हो। तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज देखते थे हाँ। वीकली और मंथली? कैसे आप लोग वीकली टेस्ट देते थे या मंथली, कैसे खुद को एनालाइज करते थे? मैं 6 मंथ से डेली टेस्ट देती थी, और डेली एक फुल टेस्ट देती थी। पहले तो मैं जब शुरुआत की थी तब 2 डेज़ प्रीलिम्स देती थी, एवरी थर्ड डे पे मेंस टेस्ट, और जनवरी के बाद से मैंने एवरी अल्टरनेट डे प्री और मेंस टेस्ट देना शुरू किया था। उसके साथ साथ जो दूसरे एमसीक्यूज़ है वो बंद नहीं किए थे, या फिर जो मिनी टेस्ट होते हैं, या फिर वो सब टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है वो भी कंटिन्यू कर रही थी।
तो इसी अच्छा, पैटर्न से। और एक बात कि कुछ बच्चों का सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान रहता है, ठीक है, तो उनको एमसीक्यू के साथ लाइक हमें ये रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट थ्योरी से क्लियर करे, तो आप बता चुके हो। तो स्टूडेंट को ये जानना होता है कि हम बस एमसीक्यू सॉल्व करते रहे, दिन के 1000 कर ले, बट 1000 से ज़्यादा है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहते हो? मैम जैसे कि थ्योरी जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि हम लोग अपने टाइम को डिवाइड कर लें। डेली हम कुछ टॉपिक्स के रिवीजन भी करते रहें और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहें। मैं अपने सुबह के टाइम को डिवाइड करके एमसीक्यू मतलब रिवीजन करती थी और फिर मैं दिन में एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। और मैं मार्च से ही मैंने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं मिनी मॉक टेस्ट ही देती थी। चलो लास्ट 1 बाय 1 तीनों से पूछते हैं कि आपने क्या ऐसा, मतलब आपको लगता है कि मेरी जर्नी में ऐसा क्या रहा जो मुझे पहले से करना चाहिए था? मतलब कुछ ड्रॉबैक रहते हैं ना, हमें लगता है कि काश मैं ये कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, या मैं काश ऐसा करती जो मैंने नहीं किया बट मैं चाहती हूँ। जो अपकमिंग है, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, उनको आप क्या बताना चाहते हो कि आप ये करो, मैं नहीं कर पाई थी? गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मैम मेरे साथ तो सबसे ये हुआ था कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और उसमें कम नंबर आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट बेहतर यही होगा कि हम मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस की तरह लें, ना कि उसे मेन पेपर मानें और उसके मिस्टेक्स को हम नोट करें और वही सब उसको रिवीजन करें। पहला अटेम्प्ट मेरा नॉर्सेट 9 का था, तब मैंने इनफ टेस्ट नहीं दिया था, तो मुझे लगता है कि तब मेरा फेलियर इनफ टेस्ट नहीं देने की वजह से हुआ था। और अभी मेरा ये 37 आया है, तो मुझे लगता है वो पूरा क्रेडिट एवरीडे टेस्ट प्रैक्टिस की वजह से आया है। नॉर्सेट 9 के टाइम मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज़ किया था, जो शायद मेरे लिए एक नेगेटिव हो गया था। और एग्ज़ाम के टाइम देने जाने के टाइम बहुत एंग्जियस हो गई थी, इसलिए बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मैंने गलत करके आई थी। तो ये नहीं करना चाहिए, एकदम एंग्जियस नहीं होना है। जब बस सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है वही से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, व उस टॉपिक से ज़रूर आएगा। और एवरीडे कंसिस्टेंट रहना है और कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। 1000 क्वेश्चन कर रहे हो बट उस टॉपिक के बारे में हमारा इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा तो नॉर्सेट में हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो बट उन टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख के 100 क्वेश्चंस करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत। कंसिस्टेंसी, क्योंकि कुछ हम कभी होता है कि एक दिन तो हम 12 घंटे पढ़ते, दूसरे दिन फिर हम सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ते या नहीं पढ़ते। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि एग्जाम के दिन हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। ये पैनिक हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम कभी सेल्फ टॉक नहीं करते, हम कभी खुद से बात नहीं करते, और सिर्फ हम उसी दिन एग्जाम के दिन हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ये नहीं होगा, आप पहले से करो। जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आप ये सोचो कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैं कैसे डील करूँगा। अगर आप उस दिन से ही क्वेश्चन लेके चलते तो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो हमने अपने टॉपर से जानी उनकी सक्सेस स्टोरी, और आज वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और हम भी और उनके पेरेंट्स भी, जैसे उन्होंने बताया। और आपकी लाइफ में 2 ही लोग ऐसे होते हैं, दे विल अप्रिशिएट यू इन एनी कंडीशन, चाहे आप फेलियर हो, चाहे आपका नहीं हुआ है, योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, वो आपको हर कंडीशन में सपोर्ट करेंगे। तो आपका बनता है कि आप उनको प्राउड फील करवाओ। और ऑफ कोर्स आपने हमें और पूरी पीडब्ल्यू की टीम को, पूरी पीडब्ल्यू की फैमिली को, और आप भी फैमिली हैं, हमारी पीडब्ल्यू की फैमिली है, सबको प्राउड फील करवाया। सो थैंक यू सो मच, आप तीनों को थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन तीनों को। अब लास्ट लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं एस्पिरेंट 11 और 12 के लिए? एक लाइन उनके लिए बोल दो कुछ। मैं रिवीजन के मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, तो मेरा रिवीजन लैकिंग था, मैं नहीं करती थी, अच्छा नहीं लगता था। मैं सबको ये मुझे लगता है कि सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बार बार क्यों पढ़ना है, पर ये बहुत बड़ी गलती है, तो ये कोई मत करना। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो सब अपना हार्डवर्क करते रहें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी हम लोग अपनी पूरी मेहनत नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कंसेप्ट को क्लियर करो, इन डेप्थ नॉलेज रखो हर टॉपिक के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करो। और बस एक ही तो सीट चाहिए, सारे सीट तो नहीं चाहिए, एक ही तो सीट चाहिए, हो जाएगा। बस
कभी ना कभी ज़रूर होगा। यस तो जैसे हमारे सारे टॉपर्स ने बोला कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं, ज़रूर आपको आपका ड्रीम्स मिलेगा। जैसे इन लोगों को मिला वैसे भी आपको आपका ड्रीम्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।